अभी हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल डीके एंड रेडियो एक्टिविटी। एक्सपोनेंशियल डीके एंड रेडियो activity. Today's our topic is exponential decay and radioactivity. First of all, what is radioactivity? First of all, what is radioactive element? देखो हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि स्टेबल हैं और ऐसे भी एलिमेंट हैं जो कि अनस्टेबल हैं, ठीक है। और जो अनस्टेबल होते हैं वो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या फिर फोटोन क्या करते हैं, एमिट करते हैं, उनको रेडिएट करते हैं ताकि वो स्टेबल बन सके। क्यों ऐसे करते हैं? देखो, an atom is stable if the forces among the particles that make up the nucleus are balanced, but when the atoms of the element have extra neutron or proton, it creates extra energy in nucleus and causes the atom to become unbalanced or unstable. Okay, and that's why that unstable atom radiate that alpha particle, extra photon and beta particle so that it can be in a stable position, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। इसीलिए कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और कुछ एलिमेंट जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। स्टेबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियस बनाता है, जो पार्टिकल होता है जो न्यूक्लियस बनाता है, ठीक है, उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं वो स्टेबल, वो बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। और जो अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, न्यूक्लियस बनाने में जो भी उसके न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल हैं उनमें कुछ क्या है, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स है। When the atoms of the element have extra neutrons or proton, it creates extra energy in nucleus and causes the atom to be unbalanced or unstable. Okay, that's why it start emitting, it start decaying. Okay, such elements are called radioactive. The elements which are unstable and start emitting alpha particle, beta particle or photon to become stable. और यहाँ जो प्रोसेस से यहाँ एमिट हो रहा है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या फिर फोटोन, उस प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। एंड दैट एलिमेंट आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव। ओके, नाउ डीके और डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियस इज ए रैंडम इवेंट। ओके, सो for small number of nuclei one might apply probability function, but when dealing with large number of nuclei we can say that some portion of nuclei will decay in a time interval and thus we can model this process as continuous with some fixed rate of decay. Why? देखो जब हम बहुत सारे नंबर्स ऑफ न्यूक्लिया, ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लिया की बात करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि देयर आर ए पोर्शन ऑफ न्यूक्लियाई जो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, कोई भी एक टाइम इंटरवल में पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली एमिट हो रहे हैं, यानी कि द रेट ऑफ डीके एट दैट पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट, है ना। देयरफॉर हम कहेंगे it is continuous with some fixed rate of decay, ठीक है। वो जो रेट ऑफ डीके है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इन दैट टाइम इंटरवल। ओके, तो हम एक कंपार्टमेंटल मॉडल के रूप में भी लिख सकते हैं, एक उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कॉम्पैक्टमेंटल मॉडल में, है ना, जहाँ की इनपुट नहीं होगा ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन आउटपुट ओवर टाइम जरूर होगा, है ना। सो हम कह सकते हैं कि ये जो होगा वो रेडियो एक्टिव मटेरियल वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, आउटपुट में क्या करेगा, पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, फोटोन, उनको एमिट करेगा, ठीक है, ताकि वो स्टेबल हो सके। अगर ये हमारा कंपार्टमेंट होगा रेडियो एक्टिव मटेरियल तो हम
इनपुट में तो कुछ नहीं जा रहा है तो हम इनपुट में छोड़ देंगे, इनपुट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आउटपुट में ये स्टेबल होने के लिए कुछ पार्टिकल्स एमिट करेगा, तो हम आउटपुट में क्या लिखेंगे, कंपार्टमेंट से क्या निकल रहा है, पार्टिकल्स, तो एमिटेड पार्टिकल, ठीक है। तो दिस इज ए इनपुट आउटपुट कंपार्टमेंटल डायग्राम फॉर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। ओके, टू सॉल्व दिस प्रोसेस, टू मॉडल दिस प्रोसेस, ओके, वी मेक सम एज्यूम्शन। देखो हमने पहले पढ़ा था, किस में पढ़ा था, मैथमेटिकल मॉडलिंग में पढ़ा था कि कोई भी रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम कैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करते हैं, और एज्यूम्शन की मदद से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टू सॉल्व दैट, टू डेवलप ए मॉडल, टू बिल्ड ए मॉडल टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ओके। And then we will proceed to show that this decay process is exponential, okay, it is like that, okay। हम कुछ एज्यूम्शन लेंगे और उसके बेसिस में उसको बेस करके हम एक मॉडल डिस्क्राइब करेंगे टू डिस्क्राइब दिस प्रोसेस ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ओके। तो हम एज्यूम करेंगे, फर्स्ट एज्यूम्शन हमारा होगा we assume that the amount of an element present in large number, okay, we assume that the amount of an element present in large number enough, ठीक है। तो जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, जो हमारे कंपार्टमेंट है, वो बहुत ही ज्यादा उसका अमाउंट है, ठीक है, इट इज इन लार्ज नंबर, ठीक है। बेसिकली देखो बहुत ही ज्यादा है एलिमेंट्स के नंबर इस कंपार्टमेंट में, इसीलिए हम कुछ भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर ignoring random फ्लक्चुएशंस, ठीक है। फ्लक्चुएशंस मतलब कुछ उतार चढ़ाव, ठीक है। तो हम एज दिस नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस कंपार्टमेंट इज इन लार्ज नंबर, देयरफॉर वी कैन इग्नोर सम रैंडम फ्लक्चुएशंस, ओके। और फिर सेकेंड एज्यूम्शन हमारा है कि वी एज्यूम दैट द प्रोसेस इज कॉन्टिन्यूअस विथ टाइम, we assume the process is continuous in time, so that हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करके उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। तो हमारा थर्ड एज्यूम्शन ये है कि देखो, हमारा थर्ड एज्यूम्शन ये है कि फिक्स्ड रेट, वी एज्यूम ए फिक्स्ड रेट ऑफ डीके फॉर एन एलिमेंट, वी एज्यूम ए फिक्स्ड रेट ऑफ डीके फॉर एन एलिमेंट। देखो हम एक एलिमेंट के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ डिके एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि एक एलिमेंट के लिए दो रेट ऑफ डिके होंगे, नहीं, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस एज इट इज कॉन्टिन्यूअस विथ टाइम। सो ऑल्सो वी एज्यूम दैट ए फिक्स्ड रेट ऑफ डिके फॉर एन एलिमेंट, ओके। फोर्थ एज्यूम्शन हमारा है कि वी एज्यूम देयर इज नो इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी ऑफ मटेरियल। और हमारा फोर्थ एज्यूम्शन ये है कि we assume that there is no increase in mass of the body of material, यानी कि जो भी प्रोसेस है, जो भी रेट है, लेकिन इस प्रोसेस में जो हमारा बॉडी है, जो हमारा मटेरियल है, उसका मास में कोई भी फर्क नहीं आ रहा है। देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द मटेरियल, ओके। There is no increase in the mass of the body of the material. The first step is to determine an equation describing the disintegration process. और हम फिर क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन बनाने के लिए ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्या करेंगे, हम एक वर्ड इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम वो वर्ड इक्वेशन वर्ड टर्म में हमारा मैथमेटिकल सिंबल डाल देंगे और उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। दैट विल बी एन इक्वेशन, ओके। उसको हम फॉर्म करेंगे क्या, एक हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है।
तो देखो हमें बैलेंस लॉ पता है कि वो होता क्या है। यहाँ हमारा बैलेंस लॉ भी हमारे काम आएगा एक हमारे इक्वेशन बनाने के लिए, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल at time t will be equal to minus of rate amount of radioactive material decayed। यानी कि क्या कह रहा है, rate of change of radioactive material at time t will be equal to minus of rate amount of radioactive material decayed। ठीक है, तो जो हमारा rate of change of radioactive material at a given time at a particular time t क्या होगा, which is equal to the rate amount of radioactive material decayed। जो कि देखो हमारे थाली में जो लड्डू है वो कितने रेट से कम हो रहे हैं, हम कितने रेट से खा रहे हैं। क्या होगा कि जितने लड्डू हैं उसमें से हम माइनस करेंगे कि हमने कितना खाया है। ठीक है, हमारे पास कितने लड्डू हैं हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो रेट में खाया था वो रेट को अगर हम पूरे के पूरे लड्डू से माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा। क्योंकि माइनस क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ लड्डू के नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज होंगे तो हम प्लस लगाएंगे जरूर। अगर मम्मी हमें जो रेट में हमें दे रही है लड्डू वो प्लस होगा, लेकिन हमने जो रेट में खाया वो माइनस होगा, है ना। तो हमारे पास कितने रेट ऑफ चेंज ऑफ लड्डूज एट टाइम टी विल बी माइनस ऑफ रेट अमाउंट ऑफ लड्डूज वी हैव ईटन, ये होगा। ठीक है, वैसे ही ये हमारा बैलेंस लॉ के हिसाब से हम ये करेंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल एट टाइम टी विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ रेट अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल डिकेड। ओके, अच्छा अभी हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की ट्राई करेंगे। ठीक है, लेट एन ऑफ टी बी, क्या है एन ऑफ टी, क्या है द नंबर ऑफ radioactive nuclei at time t। ठीक है, n of t क्या है, it is the number of radioactive nuclei at a given time t। ओके, और फिर and let delta t is a small change in टाइम। ओके, और हमें पता है कि द चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड। हमें पता है, देखो हमें पता है कि प्लेट में द रेट ऑफ चेंज ऑफ लड्डूज इन आवर थाली वे इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द नंबर ऑफ लड्डूज प्रेजेंट इनिशियली, जो पहले हमारे पास जितने लड्डू थे उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा ना हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लड्डूज, है ना, हमने जितना खाया है ना। तो उसी तरह क्या होगा कि द रेट ऑफ द चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द चेंज इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इनिशियली, हमारे पास कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पहले था। ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड। हेंस हम क्या कर सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ न्यूक्लियाई विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट फर्स्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट जो पहले था। ठीक है, तो dn बाय dt क्या होगा हमारा, dn बाय dt होगा हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल एट टाइम t, ये होगा विच विल बी प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, सो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट dn by dt is equal to minus kn, माइनस पता चला क्यों है माइनस, और यहाँ k क्या है, k is a positive constant of proportionality indicating the rate of decay per nucleus in unit time. Okay, it is the
रेट ऑफ डीके पर न्यूक्लियस इन यूनिट टाइम। आप क्या कह सकते हो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, इट इज इंडिकेटिंग द रेट ऑफ डीके पर न्यूक्लियस इन ए यूनिट टाइम, इन ए यूनिट टाइम। ओके, सो जो हमने यहाँ n लिखा है, जो यहाँ हमने n लिखा है, ये क्या है, ये n ऑफ t है। ओके, इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। ओके, तो हम k एक फिक्स नंबर है, हमने एज्यूम किया था, ठीक है, k एक फिक्स होगा। इट विल ऑलवेज हैव डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट एलिमेंट, बट इट इज फिक्स्ड फॉर ए एलिमेंट, इट इज फिक्स्ड फॉर ए वन एलिमेंट। ओके, तो number of particles at time t plus delta t. Let the number of particles at time t plus delta t is equal to n of t plus delta t. Okay, देखो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज होता जा रहा है ना। तो यहाँ टाइम क्या है, बढ़ रहा है। डेल्टा टी हमने एज्यूम किया है स्मॉल चेंज इन टाइम। ओके, तो एक छोटा सा टाइम के चेंज में, टाइम के बढ़ जाने से, ठीक है, हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू n ऑफ t प्लस डेल्टा t विल बी इक्वल टू n ऑफ t, जो नंबर ऑफ पार्टिकल एट टाइम, इनिशियली हमने ये एज्यूम किया है इनिशियली, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t माइनस नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेड। लेट हमारे पास एक थाली में लड्डू है, ठीक है, हमारे थाली में लड्डू है। अच्छा, हमने अगर आधा घंटा बाद देखा कि हमने 10 लड्डू गायब है, यानी क्या किया है, हमने खा लिया है 10 लड्डू के। थाली में पहले बहुत सारे लड्डू थे। अच्छा, आधा घंटा के बाद हमने देखा कि 10 लड्डू गायब है थाली में से। ओके, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ लड्डू गायब होते जा रहे हैं। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ लड्डू आधा घंटा बाद क्या होगा, जो नंबर ऑफ लड्डू पहले था माइनस उस आधे घंटे के दौरान जितने लड्डू गायब हुए हैं, तो हमारे इस टाइम में जितने लड्डू हैं, जितने पार्टिकल्स हैं, वो हमें पता चल जाएगा, है ना। तो नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल एट बिटवीन t एंड t प्लस डेल्टा t। ओके, t और t प्लस डेल्टा t इस टाइम के दौरान कितने पार्टिकल्स डीके हुए हैं, कितने पार्टिकल गायब, यानी कितने पार्टिकल एमिट हुए हैं, यानी कितने पार्टिकल क्या हुए हैं, डिसइंटीग्रेट हुए हैं, ठीक है, उसको हम माइनस करेंगे। एंड नाउ व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल डिकेड एट बिटवीन टाइम t एंड t प्लस डेल्टा t, क्या होगा ये, देखो, इट विल बी इक्वल टू के रेट कांस्टेंट। ओके, रेट ऑफ डीके पर न्यूक्लियस इन यूनिट टाइम, हमारा के इंटू होगा, किसके साथ होगा, पहले जितना था। देखो, हमने पहले कहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इनिशियली। देयरफॉर हम ये रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ डीके पर न्यूक्लियस इन यूनिट टाइम इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इनटू del t. Okay, that particular change in time into number of particles at that time into rate of decay per nucleus in a unit time, ये होगा हमारा, जितने भी हमारे पास लड्डू गायब हुए हैं आधा घंटा में, वो कितना होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लड्डू विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इनटू नंबर ऑफ लड्डू इनिशियली इनटू आधा घंटा। तो ये होगा हमारा जितना पार्टिकल डिसइंटीग्रेट हुए हैं बिटवीन टाइम t एंड t प्लस डेल्टा t। ओके, तो हम माइनस क्या करेंगे, k इंटू एन ऑफ t इंटू डेल्टा t, ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन कंस्ट्रक्ट। तो हम ये इक्वेशन को अभी क्या करेंगे, लेट n ऑफ t प्लस डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा t is equal to n of t
बाय डेल्टा टी माइनस के ऑफ टी, ये होगा, है ना, विच विल बी इक्वल टू n इंटू टी प्लस डेल्टा टी माइनस n ऑफ टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटू n ऑफ टी। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो गिव्स, हमें ये करने से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो एन ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एन ऑफ टी होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये क्या है, इट इज इक्वल टू डी एन बाई डी टी, है ना। दिस विल बी इक्वल टू डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के इंटू एन ऑफ टी, हो गया, ये होगा, है ना। देखो अगर हम दोनों तरफ लिमिट पुट करें तो दिस इज मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें ये क्या मिल रहा है, दिस विल बी इक्वल टू डी एन बाई डी टी, हमने पहले समझा है ना। तो ये हमारा एक इक्वेशन, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया कि डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटू एन ऑफ टी, ओके। अगर गिवन होगा कि द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट गिवन टाइम t0, ओके, इज इक्वल टू n0, ठीक है, n0 क्या है, इट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t0, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, n ऑफ t0 इज इक्वल टू n0, ठीक है। तो अगर हमें कोई इनिशियल वैल्यू दिया होगा, ठीक है, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, तो हम उसको सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम IVP, ओके। चलो हम चले, चलो सभी चले, चलो जहां हम चाहते हैं, यानी कि चलो हम ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और हमें इनिशियली गिवन है, क्या है, n ऑफ 0 इज इक्वल टू n0, यानी कि एट टाइम 0 हमारा इनिशियली जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, n0 है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व दिस विल बी इक्वल टू n dn डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू माइनस के dt। अच्छा, नाउ बाय टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड वी गेट व्हाट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड log n is equal to minus kt, okay। now e to the power log n is equal to e to the power minus kt plus c, ये होगा, है ना, मतलब e to the power log n will be equal to e to the power minus kt plus c, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं n is equal to e to the power minus kt into e to the power c, ओके। लेट e to the power c is equal to a, ओके, एक कांस्टेंट है, तो n is equal to e to the power minus kt into a, ये हम लिख सकते हैं। अच्छा, हमें इनिशियली गिवन है क्या, n of 0 is equal to n0, ठीक है, यानी कि एट टाइम t is equal to 0 नंबर ऑफ पार्टिकल इज n0, तो हम n0 is equal to e to the power minus k0 a, ये हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा n0 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो हम ये a का वैल्यू यहाँ पुट करें तो चलेगा, है ना, यहाँ पुट करें तो चलेगा। तो हमें क्या मिल रहा है कि n इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस kt इंटू n0, ठीक है। ये एक हमें सॉल्यूशन मिल गया जब इनिशियली गिवन होगा कि n ऑफ 0 इज इक्वल टू n0, ठीक है। और जब हमें इनिशियली गिवन होगा कि एट टाइम t0 दिस इज केस 2, ओके, दिस इज केस 2, this is case 1 when n of 0 is equal to n0, okay। now when n of t0 is equal to n0 at time t0 हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, n0 होगा। तब हम इनिशियली अगर ये गिवन होगा तो सॉल्व कैसे करेंगे, नाउ हम यहाँ पुट करेंगे कि n of t0 is equal to n0 since we find n of t is equal to a to the power a into e to the power minus kt। तो यहाँ हमें उसका एक सॉल्यूशन मिला है, तो यहाँ हमें मिला है क्या, n ऑफ t0 इज इक्वल टू n ऑफ t इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर माइनस kt, है ना। तो अगर मैं t की जगह t0 पुट करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, n ऑफ t0 इज विल बी इक्वल टू e टू द पावर a इंटू e टू द पावर माइनस kt0, ये होगा, ठीक है। तो अभी हम
ए इज इक्वल टू ये क्या होगा, n ऑफ t0 इज इक्वल टू n0, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n0 इंटू ई टू द पावर k इंटू t0, ये हम लिख सकते हैं। देखो अगर हमें इनिशियली गिवन होगा कि n ऑफ t0 इज इक्वल टू n0, तो एट टाइम t0 नंबर ऑफ पार्टिकल n0 जब होगा तब n ऑफ t इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस के टी हमें मिला है, सॉल्यूशन है ना। तो अभी n ऑफ t0 मैं अगर t की जगह t0 पुट करूं तो इट विल बी इक्वल टू ई टू द पावर a इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू t0, है ना, ये होगा। तो हमें पता है कि हमें इनिशियली गिवन है कि n ऑफ t0 इज इक्वल टू n0, तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि n0 इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस के t0। तो अगर ये ई टू द पावर माइनस के t0 अगर यहाँ चला जाएगा तो क्या होगा, n0 इंटू ई टू द पावर के t0 इज इक्वल टू a। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि a इज इक्वल टू n0 इंटू ई टू द पावर के t0, ठीक है। नाउ अभी हम ये वैल्यू को यहाँ पुट करें तो हमें मिलेगा क्या कि n इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के टी इंटू n0 ई टू द पावर के t0, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू n0 ई टू द पावर के, अगर कॉमन गया तो t0 माइनस टी, ठीक है। तो अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखे तो n इज इक्वल टू n0 इंटू ई टू द पावर के माइनस के टी माइनस t0, ठीक है। तो दिस इज ए सॉल्यूशन, यानी कि n ऑफ t0 विल बी इज इक्वल टू n0 इंटू ई टू द पावर माइनस के इंटू होल इंटू टी माइनस t0, ठीक है, ये होगा। दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम व्हेन गिवन, हमें पहले से ही गिवन होगा कि n ऑफ t0 इज इक्वल टू n0, ठीक है।